आदरणीय शिक्षक साथियों एवं मेरे YouTube चैनल को देखने वाले सभी दर्शकगण का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो साथियों, अभी तक के हमने आपको पाठ 10 तक के हमने पूरी जानकारी दी है और आज हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं विषय गणित के संबंध में, जिसमें 10 पाठ तक के हमने आपको जानकारी दिए हैं। और आप इन्हीं 10 पाठों की अगर जानकारी फिर से चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप प्लेलिस्ट देखें, उसमें सभी जानकारियाँ उपलब्ध है और आप समय समय पे अपने शाला के बच्चों को उसको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं और आगामी जो हमारी जो अप्रैल में वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसमें अच्छे अंक आप उनको प्रदान करा सकते हैं। तो चलिए साथियों, हम अपने पाठ को शुरू करते हैं और हम आपको जानकारी बताते हैं कि पाठ 11 क्षेत्रफल और घेरा। तो इस संबंध में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि क्षेत्रफल और घेरा क्या होता है। तो सबसे पहली बात आती है, हम घेरा की पहले बात करते फिर आपको क्षेत्रफल के बारे में बताएं कि यहाँ घेरा शब्द का प्रयोग किया गया है। और घेरा शब्द का मतलब यदि हम गणित की भाषा में बोले तो उसको हम बोलते हैं परिमाप। हम क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। तो घेरा का मतलब परिमाप होता है और परिमाप मतलब कि एक प्रकार के चारों तरफ की जो बात जो हम करते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि चारों तरफ की अगर हम बात करें तो ये चारों तरफ जो है इसको हम इसका घेरा कहेंगे। या इसके तरफ हम चारों तरफ अगर कोई बाढ़ का प्रयोग करें तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इसका घेरा कहलाएगा। और जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल का मतलब होता है इसके अंदर की जो जानकारी जो है, अंदर के माप की जो जानकारी होगी, इसको हम क्षेत्रफल बोलेंगे। तो अब हम अपने प्रश्न को चालू करते हैं। हम प्रश्न के बारे में आपसे बात करते हैं। यहाँ पे प्रश्न 1 जो लिखा हुआ है और इसमें 2 आकृति बनी हुई है और दोनों आकृति को यदि हम अच्छे से देखें तो दोनों आकृति हमारी आयत की आकृति इसमें बनी हुई है। तो इस आयत की आकृति के बारे में हमको 2 प्रश्न इसमें दिया गया है। हम 2 प्रश्नों की अगर हम जानकारी अगर इसमें देखें, आकृति उपरोक्त आकृति ए एवं बी, यहाँ 2 आकृति है, ए दिया है और बी दिया है। और इस संबंध में हमसे आ नंबर का जो प्रश्न पूछा है, यहाँ पे आ नंबर में हमारा जो प्रश्न लिखा है कि प्रश्न नंबर आ, किस आकृति का घेरा बड़ा है और कितना ज़्यादा बड़ा है, इसकी हमको जानकारी देना है। तो यहाँ पे 2 आकृति है, ए और बी, और ए और बी का हमको घेरे के बारे में पता करना है। तो घेरे के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर हम यहाँ से इसके माप को यदि हम देखें कि इसका माप यहाँ पे कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ 5 दिया तो ये 11 हो गया, फिर यहाँ पे 6 दिया है तो ये 16 हो गया, और फिर यहाँ से ये 5 दिया है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो इसका जो हमारा जो माप जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? 22 सेंटीमीटर हो रहा है। तो आकृति ए का जो हमने जो घेरा को जो हमने मापे हैं, ये 6 और ये 6 12 और ये 5 और 5 10, तो 12 और 10 हमारा 22 होता है। तो इस प्रकार से हम इसके घेरे की जानकारी हम ले सकते हैं। अब इसके बाद हम बी के बारे में देखें कि बी के घेरे की बात करें तो यहाँ पे ये 11 3 11 3 ऐसा करके, तो 11 दूनी 22, 22 और 6 को यदि हम जोड़े तो 28। तो इस प्रकार से हम यदि इनके घेरे को देखें तो किस आकृति का घेरा बड़ा है, तो स्वाभाविक है कि इसकी आकृति का हमने माप देखे तो इसकी आकृति इसमें हमारा ये 22 आ रहा है, और आकृति बी में यदि हम देखें तो इसका घेरा हमारा 28 आ रहा है। ए का 22 आ रहा है, बी का हमारा 28 आ रहा है, और 28 में से यदि हम 22 को घटा दें तो हमारा कितना बचता है? 6। तो कहने का मतलब कि हमारी आकृति बी का जो घेरा है ये बड़ा है। अब बात आती कि ये प्रश्न अगर परीक्षा में आए तो हम किस प्रकार से उसको हल करें। तो हम इसमें सूत्र लगा के भी हल इसका दर्शा सकते हैं, या आप चाहे तो जैसे हमने यहाँ पे हल किया प्रश्न नंबर आज जो हमने आपको यहाँ पे हल करके बताया है, ये वाला आकृति ए का घेरा, तो
5 धन 6 और हम चाहे तो इसमें सूत्र के द्वारा भी हम इसको हल कर सकते हैं। मगर हम पहली बार अगर बच्चे को बता रहे हैं तो हम सूत्र का प्रयोग ना करें, बल्कि उनको इसी प्रकार से हम जानकारी दें और बाद में हम इसका सूत्र को भी हम बना के बता दें। इस संबंध में हमारी प्लेलिस्ट डली हुई है, उसमें हमने सभी जानकारियाँ आपको बताई है, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जोड़े तो ये आ गया 22 सेंटीमीटर। और उसके बाद हम आकृति बी का घेरा को यदि हम देखें तो ये 11 धन 3 ये आ गया 28 सेंटीमीटर। तो 28 सेंटीमीटर से हमने 22 सेंटीमीटर घटाए तो बी आकृति हमारी 6 सेंटीमीटर बड़ी है। इस प्रकार से हम इसमें जानकारी बता सकते हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर बा जो इसमें हमको जो बताया जा रहा है, हम उसको देखें। किस आकृति का क्षेत्रफल कम है और कितना कम है, हमको इस संबंध में जानकारी बताना है। और क्षेत्रफल का मतलब होता है अंदर की जानकारी, जैसे कि इसके अंदर पे जो बने हुए हैं ये अंदर के भागों को यदि हम मापेंगे तो अंदर के भाग के माप को ही हम क्षेत्रफल बोलेंगे। तो हमको इसकी जानकारी बताना है। तो इसकी भी जानकारी हमको यदि बताना है तो यहाँ पर आकृति ए में यदि हम देखें तो लंबाई हमारी ये 6 सेंटीमीटर दर्शा रही है और इसकी जो चौड़ाई जो बताई जा रही है ये हमारी 5 सेंटीमीटर बताई जा रही है। तो लंबाई और चौड़ाई इसमें है और हमने इसको 1-1 सेंटीमीटर के वर्गों में हमने इसको विभाजित किया है। और हम यदि इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो हम ये अंदर के माप को यदि हम माप ले तो इसका हमारा आंसर निकल जाएगा। जैसे कि मान के चलो कि यहाँ पर ये 5 वर्ग हो गए, ये हमारे 10 हो गए, ये 15, ये 20, ये 25 और ये 30। तो इस प्रकार से हमने देखे कि इसमें हमारे 30 वर्ग हैं। और हम आकृति बी में देखें तो यदि आकृति बी में देखते हैं तो ये 11, फिर ये 22 और ये फिर 33। तो 11, 22, 33। कहने का मतलब ये है कि आकृति ए को यदि हम देखें तो इसका क्षेत्रफल आ रहा है हमारा 30 वर्ग सेंटीमीटर और आकृति बी को यदि हम देखें तो इसका हमारा आंसर आ रहा है 33 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम चित्र के माध्यम से हम बच्चों को बता सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर आकृति ए में सभी वर्गों को जोड़ने पर है, यदि हम सभी वर्गों को जोड़ लें तो हमारा कितना आ जाएगा, इसमें ये 30 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। और आकृति बी के सभी वर्गों को जोड़ने पर यदि हम देखें तो हमारा 33 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। और हमने 33 में से यहाँ पर हमने 30 को घटा दिए तो 3 वर्ग सेंटीमीटर आकृति ए का क्षेत्रफल कम है। इस प्रकार से हम इसकी जानकारी को हम अपने शाला के बच्चों को बता सकते हैं। और इसके बाद इसी प्रश्नों को हम सूत्र के माध्यम से परिमाप का सूत्र की हम जानकारी दे परिमाप की जानकारी हम बता दें उनको और क्षेत्रफल की जानकारी बता दें, आयत में किस प्रकार का होगा, वर्ग का किस प्रकार का होगा। तो ये हमने पहले इस प्रकार के वीडियो प्रसारित किए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें एक वर्गाकार बगीचा, यहाँ पर जो हमको जो प्रश्न जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है। प्रश्न नंबर आ, एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 32 मीटर है, बगीचे की एक साइड कितनी लंबी होगी। अब यहाँ पे जो दिया गया है, जो दिया गया है, ये दिया गया है वर्गाकार। सबसे पहली बात कि हमको देखना वर्गाकार, और वर्गाकार का मतलब ये होता है कि जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो। जैसे हमने यहाँ पर बनाया है कि चारों भुजा 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्गाकार आकृति बोलेंगे। तो यहाँ पे बता रहे कि वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 32 सेंटीमीटर है। इसकी पूरी जो बाड़ की जो लंबाई है हमारी वो कितनी है, ये है हमारी 32 सेंटीमीटर, 32 मीटर यहाँ पे बता रहा है। तो अब ये चारों ओर की जो लंबाई है ये हमारी कितनी हो गई, 32 सेंटीमीटर। और यदि हम इसमें देखें कि इसमें भुजा कितनी है तो इसमें 4 भुजा है और सभी भुजा आपस में बराबर है। जब आपस में बराबर है तो 32 में यदि हम 4 का भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, एक भुजा की जो लंबाई आएगी वो 8 मीटर आ जाएगी। और उसको हल करने के लिए हम
यदि हमको हल करना है तो हमने यहाँ पे हल करके आपको बताया है वर्गाकार बाड़ की लंबाई का परिमाप बराबर 32 मीटर। उसके बाद बाड़ की एक साइड की लंबाई बराबर 4 गुणित भुजा बराबर 32 सेंटीमीटर, अर्थात एक भुजा की लंबाई बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा 32/4 और भाग हम दे देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 8 मीटर। अब इसके बाद हम आपको प्रश्न क्रमांक 3 और साथियों प्रश्न क्रमांक 2 का ये बा है, हम बाकी आपको जानकारी दे रहे हैं। और साथियों आज हम आपको सिर्फ इसमें 5 प्रश्नों की जानकारी देंगे और 5 प्रश्नों की जानकारी हम आपको आने वाली वीडियो में देंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको हर एक बात समझ में आ जाए। तो हम बा को देखते हैं। तो बा जो हमारा यहाँ प्रश्न जो दिया गया है, उसको यदि हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है बी बा 24 सेंटीमीटर लंबे एक पतले तार से एक आयत बनाया गया। अगर आयत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी। अब यहाँ पे बता रहा है एक तार है, एक लंबा सा तार है और वो तार से एक आयत बनाया गया है। और आयत का मतलब होता है जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो। तो जैसे हमने कि आयत है और यहाँ पे हमने उसको बनाया है, जैसे आप देख रहे हैं इस चित्र को आप देख रहे हैं जो हमने यहाँ पे बनाए हैं, ये आयत है। और बता रहा है कि ये आयत 24 सेंटीमीटर लंबे तार, 24 सेंटीमीटर लंबे तार, तो कहने का मतलब कि इसका जो घेरा है, ये जो घेरा जो इसका जो पूरा जो घेरा आएगा ये हमारा 24 सेंटीमीटर का है। और घेरा का मतलब ये हो गया कि इसका ये क्या हो गया, परिमाप हो गया। तो यहाँ पे हमको 24 सेंटीमीटर इसकी परिमाप की जानकारी दे रहा है। अब परिमाप की जानकारी दे रहा है और इसमें अगर आयत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो, जैसे यहाँ पे बता रहा है आयत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो, तो उसकी लंबाई हम बताओ। अब इसको लंबाई हमको यदि वैसे ही ज्ञात करना है तो यदि हम बात करें कि ये जो लंबाई है ये 5 सेंटीमीटर है। जब ये 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा की लंबाई आपस में बराबर होती, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। अगर दोनों चौड़ाई को यदि हम ले ले तो ये हमारा हो गया 10 सेंटीमीटर। यदि हम देखें तो कितना हो गया, ये हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया। और यदि हम लंबे पतले तार का जो आयत बनाए हैं उसकी लंबाई कितनी, 24 सेंटीमीटर। तो इस 24 में से यदि हम 10 को घटा दें तो हमारा कितना बचता है, 14 सेंटीमीटर। अब ये 14 सेंटीमीटर यदि जो बच रहा है तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों लंबाई हमारी 14 सेंटीमीटर है। तो आमने सामने की भुजा बराबर होती, तो ये 7 की हो गई और ये 7 की हो गई। अब इस प्रकार से हम बच्चों को समझा सकते हैं और बता सकते हैं कि हम इसको कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार की अगर हम जानकारी बच्चों को बता दें तो उनको बहुत आसानी होती है और प्रश्न को करने में दिक्कत भी नहीं जाती। जब ये बात समझ में जाए तब हम उसको सूत्र के बारे में बताएं। जैसे हमने यहाँ पर हल किया है, आयत का परिमाप बराबर 24 सेंटीमीटर और आयत के परिमाप का सूत्र क्या है हमारा, 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। ये हमने सूत्र लगाए और ये 24 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई हमारा कितना बताया है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर बताया, तो हमने 5 लिख दिए और ये कितना हो गया हमारा 24 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम ये 2 का गुणा लंबाई और 5 में करेंगे तो यहाँ पे हो गए 2 लंबाई धन 10, ये क्या हो गया 2 लंबाई धन 10 बराबर 24 सेंटीमीटर। यहाँ तक के हो गया। अब इसके बाद हम ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये जो धन 10 है इसका जब पक्षांतर होगा इधर पर तो ये ऋण 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 लंबाई बराबर 24 ऋण 10 बराबर 14 सेंटीमीटर। कहने को 2 लंबाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 14 सेंटीमीटर होगा। तो लंबाई बराबर, तो ये लंबाई के साथ में 2 लिखा है तो यहाँ पर ये भाग में चला जाएगा, तो ये हो गया हमारा 14/2 और 14 में हमने 2 का भाग दिए तो इसका आंसर आ गया 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम शाला के बच्चों को प्रश्न नंबर 2 के बाकी हम जानकारी बच्चों को हम बता सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। डेविड अपने कमरे के फर्श पर वर्गाकार टाइल लगवाना चाहता है। टाइल की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, कमरे की लंबाई 200 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 160 सेंटीमीटर है। उसे कितने टाइलों की ज़रूरत पड़ेगी। हमको यहाँ पर टाइल की संख्या बताना है
कि ये जो 200 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर लंबाई और 160 सेंटीमीटर जो चौड़ाई जो दिया गया है, इसमें कितनी टाइल लगेगी, ये जानकारी हमको यहाँ पे बताना है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। हमारा ये जो कमरे का जो क्षेत्रफल दिया गया है, इसको हम इसमें क्या करेंगे, हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर कमरे का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 200 गुणित 160 बराबर ये हो गया हमारा 32,000 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, कमरे का क्षेत्रफल हो गया। कमरे का क्षेत्रफल के बाद अब इस प्रश्न को हम थोड़ा सा एक बार और अच्छे से देख लें, जिससे हमको समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बोला डेविड अपने कमरे पर वर्गाकार टाइल लगाना चाहता है। यहाँ पे अगर शब्द को यदि हम देखें तो ये क्या है, वर्गाकार टाइल है। और टाइल की लंबाई कितनी कितनी बता रहा है वो, टाइल की लंबाई 20 सेंटीमीटर। कहने का मतलब इसकी जो एक भुजा जो होगी वो 20 सेंटीमीटर की होगी। अब 20 सेंटीमीटर की होगी तो हमको, क्योंकि वर्गाकार टाइल का भी हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमने वर्गाकार ये टाइल हमने ये बनाए हैं, जहाँ पे इसकी लंबाई लिखे हैं 20 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे वर्गाकार टाइल का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणित भुजा यानी 20 गुणित 20 बराबर 400 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमारे पास कमरे का क्षेत्रफल 32,000 वर्ग सेंटीमीटर आ गया है और वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल हमारा 400 वर्ग सेंटीमीटर आ गया है। अब हमको टाइल की संख्या ज्ञात करना है। तो हम टाइल की संख्या ज्ञात करेंगे। तो टाइल की संख्या बराबर हमारा कमरे का क्षेत्रफल भागित टाइल का क्षेत्रफल। तो कमरे का क्षेत्रफल हमारा कितना हो गया, ये कमरे का क्षेत्रफल हमारा 32,000 वर्ग सेंटीमीटर हो गया और टाइल का हो गया हमारा 400 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अब इसके बाद हम 32,000 में हम 400 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 80 टाइल। तो इसमें हमारी 80 टाइल लगेगी। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हम बच्चों को बता सकते हैं। अब हम लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4। हम प्रश्न क्रमांक 4 में आते हैं, जो थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से कठिन प्रश्न है और उसको हम कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक वर्गाकार शतरंज बोर्ड का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको क्षेत्रफल बता रहा है। एक वर्गाकार की यदि हम बात करें तो जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती है उसको हम वर्गाकार बोलेंगे। और वर्गाकार इसका जो अंदर का जो क्षेत्रफल है ये हमारा कितना है, 400 वर्ग सेंटीमीटर है। अब इसको हम हल कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे वर्गाकार शतरंज बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, 400 वर्ग सेंटीमीटर। और वर्गाकार शतरंज का क्षेत्रफल की बात करें तो हमारा जो क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है इसको हम बोलते हैं भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणित भुजा। तो कहने क्योंकि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है तो भुजा गुणित भुजा बराबर 400। तो यहाँ एक भुजा की अगर हमको लंबाई जब हमको ज्ञात करना है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसका वर्ग निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 400 का वर्ग जब हम निकालेंगे तो हम इसको कई तरीके से निकाल सकते हैं, मगर क्योंकि हमने लघुत्तम और महत्तम के बारे में पढ़ा है तो हम उसी हिसाब से इसका हम 400 का लघुत्तम ज्ञात करेंगे। तो इसमें 2 का भाग देंगे तो ये आ गया हमारा 400, उसके बाद 2 का भाग दिए 200, फिर 100, फिर 50, फिर 25, फिर ये 5। और हमारा क्या बना, ये 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5, ये हमारा इसके गुणज हमारे बने। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर अब हम जोड़ी बनाएंगे तो एक जोड़ी 2 की ये बनी तो हमने ये 2 लिख दिए, फिर दूसरी जोड़ी 2 की बनी तो ये लिख दिए, और उसके बाद 5 की जोड़ी बनी तो हमने ये लिख दिए। और अब हम इसका आपस में गुणा कर देंगे 2 गुणित 2 गुणित 5, तो इसका हो गया हमारा कितना, 20 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि वर्गाकार शतरंज बोर्ड का जो हमारा एक भुजा की जो लंबाई होगी वो होगी हमारी 20 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हम बता सकते हैं। और ये 400 वर्ग सेंटीमीटर जो दिया हुआ है, हम चाहे तो इसको भाग विधि के द्वारा भी हम निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पर हमने वर्गाकार शतरंज बोर्ड की एक भुजा के माप की हमने जानकारी हासिल कर ली है। वर्गाकार जो आकृति जो होती है उसकी एक भुजा की लंबाई हमारी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो हमको अब उसके बारे में क्या बताना है कि उसका परिमाप कितना होगा। तो परिमाप का मतलब ये होता है कि चारों भुजाओं का योग। या हम इसमें एक काम करेंगे कि हमने आगे इसके प्रश्न को जगह नहीं होने के खातिर नहीं लिखा है, तो हम इसमें एक काम करेंगे कि वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित एक भुजा की लंबाई। तो यहाँ पर हम जो 20 है, 20 में हम 4 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 80। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 80 सेंटीमीटर। अगर यहाँ हम देखेंगे तो वर्ग का परिमाप हमारा कितना हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आप चाहे तो उससे भी इसकी जानकारी बच्चों को दे सकते हैं। अभी हम प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पर 100 मीटर लंबे तार से बने 40 गुणित 10 मीटर तथा 30 गुणित 20 मीटर माप के 2 आयत दिए गए हैं। बताइए किस आयत का क्षेत्रफल अधिक होगा। अब हमको किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है, हमको ये जानकारी यहाँ पे बताना है। तो हमने यहाँ पर इसी के अंदर हमने आपको निकाल के बताया है, क्योंकि इसकी लंबाई है, यदि हम देखें तो 40 मीटर है और चौड़ाई इसकी अगर देखें तो हम 10 मीटर है। तो 40 में हमने 10 का गुणा किए तो इसका हमारा जो क्षेत्रफल आ गया वो 400 वर्ग मीटर आ गया। और दूसरा बोला 30 गुणित 20, तो उसको यदि हमने निकाले तो उसका हमारा क्षेत्रफल आ गया 600 वर्ग मीटर। अब हम आगे देखते हैं कि प्रश्न में हमको क्या क्या जानकारी पूछी जा रही है। तो यहाँ पर हमने उसका उत्तर हमने निकाले आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। 40 गुणित 10 हमने पहले चित्र में आपको बताए हैं 400 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आयत 1 का क्षेत्रफल हो गया। और उसके बाद आयत 2 का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। 30 गुणित 20 बराबर 600 वर्ग मीटर आ गया ये। इसके बाद हमारा आयत 2 का क्षेत्रफल ऋण आयत 1 का क्षेत्रफल बराबर, इसमें हमारा अंतर निकल जाएगा। तो आयत 2 का क्षेत्रफल हमारा हो गया 600 ऋण आयत 1 का क्षेत्रफल हो गया हमारा 400 वर्ग मीटर। और 600 में से हमने 400 घटाए तो इसमें आ गया 200 वर्ग मीटर। अर्थात आयत 2 का क्षेत्रफल हमारा बड़ा है। तो इस प्रकार से हमने आज आपको 5 प्रश्नों की हमने आपको जो जानकारी दिए हैं, ये आपको कैसी लगी आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ये जानकारी आप अवश्य बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।